नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा खास शो वर्ल्ड नाउ, जिस शो में हम बात करते हैं दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, वो बड़ी खबरें जिनका सीधा असर दुनिया के हर देश पर पड़ता है। आपको हम लेकर चलेंगे दुनिया के अलग अलग कोनों में और बताएंगे क्या कुछ चल रहा है आज वर्ल्ड नाउ में। आज जिन बड़ी खबरों की हम बात करेंगे वो आपको बता देती हूँ। आज हम बात करेंगे दो सुपर पावर्स की टक्कर की, अमेरिका और चीन। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में मंच तैयार है और आमने सामने होंगे दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के सिरमौर, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग। जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होगी। अब सवाल बड़ा है कि क्या ट्रेड वॉर में चीन अमेरिका पर भारी पड़ेगा। वर्ल्ड नाउ में बात होगी अमेरिका की उस सियासत की भी जहां पर अचानक से हलचल मच गई। वजह एक बीमारी, और वो भी दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी तक पहुंच चुके शख्स की, और उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अपने तेवरों, अपने सोशल मीडिया पोस्ट और विवादों से पूरी दुनिया को हिला देने वाले ट्रंप अब अपनी सेहत को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या ट्रंप बीमार हैं? क्या ट्रंप की तबीयत से अमेरिका की राजनीति की धड़कनें भी बदलने वाली हैं? क्या ये बीमारी ट्रंप के राजनीतिक भविष्य पर भी असर डालेगी, या फिर एक बार फिर ट्रंप के अपने ही अंदाज में ट्रंप लौटते हुए नजर आएंगे? वर्ल्ड नाउ में आज हम बात करेंगे ब्राजील की। रियो डी जेनेरियो में ड्रग माफिया के खिलाफ पुलिस ने इतिहास का सबसे बड़ा अभियान चलाया। राजधानी के कई बड़े इलाकों में हथियारबंद गैंग और सुरक्षा बलों के बीच में घंटों मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन देश के सबसे ताकतवर ड्रग संगठन रेड कमांड के खिलाफ था। वही वर्ल्ड नाउ में आज बात करेंगे महा तूफान की। कैरेबियन में एक बार फिर से कुदरत ने जमकर तबाही मचाई है। मेलिसा तूफान जमाइका के तट से टकरा गया है और उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा तेज है कि संयुक्त राष्ट्र ने इसे सदी का सबसे ताकतवर तूफान बताया है। कैरेबियन देश जमाइका में तूफान मेलिसा ने जमकर तबाही मचाई है। 185 मील प्रति घंटे यानी कि करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने पूरे तटीय इलाके को झकझोर कर रख दिया। तो वर्ल्ड नाउ की ये वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर रहेगी नजर। आइए करते हैं शुरुआत वर्ल्ड नाउ की पहली खबर के साथ में। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में मंच तैयार है और एक बार फिर आमने सामने हैं दुनिया के दो बड़े अर्थव्यवस्थाओं के सिरमौर, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग। सवाल एक, क्या ट्रेड वॉर में चीन अमेरिका पर भारी पड़ रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल की पहली एशिया यात्रा पर हैं और इस दौरे की शुरुआत उन्होंने दक्षिण कोरिया से की, जहां पर एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग यानी कि एपेक्स समिट में ट्रंप, शी जिनपिंग और ली मिंग एक ही मंच पर नजर आएंगे। दक्षिण कोरिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भव्य स्वागत किया और उन्हें एक तरह से सोने का ताज यानी कि गोल्डन क्राउन तक दिया और देश का सर्वोच्च सम्मान और ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुवंगवा भी प्रदान किया। ये ताज प्राचीन चोनमाचोंग ताज की प्रतिकृति है। सम्मान ट्रंप को अमेरिका दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया गया है। अब बुधवार को ट्रंप दक्षिण कोरिया के दक्षिण पूर्वी शहर ग्योंग्यूजू पहुंचे थे। यहां पर आयोजित हो रहा है एपेक्स सम्मेलन, जिसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं पर बड़ा एजेंडा तय किया जाएगा। अब इस पूरी समिट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली मिंग और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अलग अलग होगी। सभी की नजरें इन बैठकों पर टिकी हैं क्योंकि हाल ही के दिनों में अमेरिका चीन के बीच में बढ़ते तनाव और कोरियाई प्रायद्वीप की सुरक्षा चुनौतियों पर यह बातचीत अहम मानी जा रही है। ग्योंगजू में ट्रंप के स्वागत के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, बड़ी तैयारियां की गई। इस पूरी समिट में व्यापार, टेक्नोलॉजी और सुरक्षा पर अहम घोषणाएं हो सकती हैं। अब समझिए, ट्रंप की ये जो यात्रा है सिर्फ एक समिट नहीं है, बल्कि एशिया में अमेरिका की नई कूटनीतिक बिसात का एक बड़ा इसकी ओर इशारा भी है। साल 2018 में शुरू हुआ अमेरिका और चीन के बीच का व्यापारिक युद्ध माना जा रहा है कि इसके बाद, इस मुलाकात के बाद में नई करवट लेगा। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति और शी जिनपिंग की मेड इन चाइना नीति, दोनों अपने अपने मोर्चों पर डटे हुए हैं। अब अमेरिका ने अब तक अरबों डॉलर के चीनी सामान पर टैरिफ लगाया, लेकिन चीन ने भी बराबर की जवाबी कार्रवाई की। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत चीन पर व्यापार असंतुलन का आरोप लगाते रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट का आरोप लगता रहा है।
अब समझिए, चीन यूएस टैरिफ वॉर को अगर हम समझें तो चीन यूएस टैरिफ वॉर 2.0 इसे कहा गया। 2 अप्रैल जब ट्रंप ने चीन पर 34% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया और कुल मिलाकर ये टैरिफ हो गया 54% का। 4 अप्रैल को चीन ने अमेरिका पर 34% जवाबी टैरिफ लगा दिया। इसके बाद में 9 अप्रैल को चीन पर और भी ज्यादा टैरिफ यूएस की तरफ से लगाया गया 50% का, और चीन पर इस बीच कुल टैरिफ हो गया 104%। 9 अप्रैल को चीन ने भी ऐसे ही नाराजगी जताई, जवाब दिया अमेरिका पर 50% टैरिफ बढ़ाते हुए, और चीन की तरफ से अमेरिका पर टोटल 84 यानी 84% एक तरह से यहाँ पर ये टैरिफ लगा दिया गया। 10 अप्रैल को अमेरिका ने चीन पर 20% फेंटेनॉल टैरिफ जोड़ा और चीन पर कुल टैरिफ अब 145% है। 11 मई को स्विट्जरलैंड में टैरिफ पर समझौता हुआ और दोनों देशों ने 115% टैरिफ को कम करने की घोषणा की। 12 अगस्त आते आते चीन पर टैरिफ 90 दिनों के लिए टाल दिया गया। 11 अक्टूबर को ट्रंप ने 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, लेकिन 1 नवंबर से 130% टैरिफ लगेगा। 20 अक्टूबर को ट्रंप ने चीन को सीधे 155% टैरिफ की धमकी दे दी। 1 नवंबर तक व्यापार समझौता करने का दबाव भी लगातार बनाया गया। अब ये जो आंकड़े मैंने आपको बताए, ये आंकड़े बताते हैं कि अमेरिकी निर्यातक झटका झेल रहे हैं, जबकि चीन ने कई बाजारों में अपने प्रोडक्ट्स के लिए नए रास्ते जरूर खोल लिए, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोप तक। हालांकि अमेरिका भी इसमें पीछे नहीं है। चीन की जो टेक कंपनीज है उस पर कड़ी पाबंदियों के बाद अब अमेरिका निवेश चीन से बाहर खींचा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एशिया दौरा बहुत ज्यादा चर्चा में है। व्हाइट हाउस में वापसी के बाद ये उनकी पहली बड़ी विदेश यात्रा है। ट्रंप इस पूरे दौरे में 3 अहम देश मलेशिया, जापान और दक्षिण कोरिया का दौरा कर रहे हैं। अमेरिका और चीन के बीच में नए समझौते की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि दोनों देशों के बीच में एक अहम डील की रूपरेखा तैयार है, जिसे राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात में अंतिम रूप दिया जा सकता है। सूत्रों की माने तो इस डील में टिकटॉक के अमेरिका में ऑपरेशन पर समझौता, टैरिफ में राहत और चीन के रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पर अस्थायी रोक जैसे अहम बिंदु शामिल होंगे। अब अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अब अमेरिका का लहजा टकराव से ज्यादा व्यावहारिक है। ट्रंप प्रशासन को एहसास हो चुका है कि लंबी टैरिफ वॉर से किसी को कोई फायदा नहीं है, बल्कि दोनों अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान ही एक तरह से हुआ है। अब सबसे पहले अमेरिकी और चीन की जीडीपी की बात करते हैं। अगर देखा जाए तो चीन बनाम अमेरिका किसकी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है, इस रूप में समझिए। अमेरिका की जीडीपी 30.5 ट्रिलियन डॉलर की है और अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर यूएस को एक तरह से देखा जाता है। अब चीन की जीडीपी की बात करें तो 19.23 ट्रिलियन डॉलर इसकी अर्थव्यवस्था है, लेकिन परचेजिंग पावर जो है वो पीपीपी मॉडल के हिसाब से होती है और इसीलिए इसको अमेरिका से आगे माना जाता है। अब विकास दर की अगर बात करें, जो 2025 की अनुमानित रिपोर्ट है उसके अनुसार अमेरिका की जो विकास दर है वो 2.1% है, लेकिन चीन की विकास दर 4.6% है। औद्योगिक उत्पादन में भी चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है और अमेरिका हाईटेक और सर्विस सेक्टर लीडर है। ग्लोबल ट्रेड में अगर हिस्सेदारी के तौर पर देखें तो चीन यहाँ पर भी आगे है। चीन है 14.5% की हिस्सेदारी पर, तो अमेरिका है 9.5% की हिस्सेदारी पर। सैन्य ताकत में अमेरिका ज्यादा ताकतवर है, लेकिन चीन तेजी से अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा है। 2025 की सैन्य शक्ति रैंकिंग के अनुसार अगर देखा जाए तो अमेरिका शीर्ष पर है, जबकि चीन है तीसरे स्थान पर। हालांकि सैन्य खर्च, सैनिकों की संख्या और नौसैनिक क्षमता जैसे कुछ क्षेत्रों में चीन अमेरिका को टक्कर ही दे रहा है। अब चीन वर्सेस अमेरिका सैन्य ताकत क्या कहती है और इनका बजट किस तरह से आई है वो भी मैं आपको बताती हूँ। रक्षा बजट के माध्यम से आप समझ पाएंगे। अमेरिका की अगर बात करें तो देखिए लगभग 880 अरब डॉलर जो है 2025 की रिपोर्ट के अनुसार रक्षा बजट में यूएस का नजर आता है। लेकिन अगर चीन की बात करें तो ये करीब 230 अरब डॉलर इसकी एक तरह से इतनी ये संख्या है। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका और चीन दोनों ही लगातार अपने आप को मजबूत किए हुए हैं। चीन
दूसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट वाला देश है, इसमें कोई शक नहीं, ये कहा जा सकता है। अब अमेरिका में सक्रिय सैनिक 13 लाख से ज्यादा हैं, लेकिन चीन में अगर देखा जाए तो उसमें सक्रिय सैनिकों की संख्या 20 लाख से ज्यादा है। तो यहाँ पर भी चीन एक तरह से अव्वल नजर आता है। अब नौसेना की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर अमेरिका के पास में कम जहाज हैं, लेकिन यहाँ पे इनके पास में जो जहाज हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं। और चीन की अगर बात करें तो चीन अमेरिका के मुकाबले जहाजों की संख्या में काफी ज्यादा आगे नजर आता है। और इसी तरह से 290 वॉरशिप, जिनमें 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं नौसेना के लिए, और चीन के पास में 370 से ज्यादा वॉरशिप्स यहां पर नजर आते हैं। तो यहां पर भी चीन अमेरिका से आगे ही नजर आता है। वायुसेना की अगर बात करें तो आखिर वायुसेना के तौर पर कौन कितना मजबूत है? अमेरिका के पास में 13,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट है, तो चीन के पास में लगभग यहाँ पर 3,500 एयरक्राफ्ट है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि वायुसेना के लिहाज से अमेरिका ज्यादा ताकतवर है। वायुसेना में अमेरिका के पास में F-22 और F-35 जैसे स्टील्थ जेट हैं, जबकि चीन के पास में J-20 स्टील्थ फाइटर प्रमुख तौर से एक तरह से नजर आता है। और यही वजह है कि अमेरिका के पास में एडवांस्ड वर्जन्स हैं। अब परमाणु क्षमता आज के दौर में ये अपने आप में बहुत मजबूत बनाता है किसी देश को। अमेरिका के पास में 3700 से ज्यादा वॉरहेड्स हैं और चीन के पास में है 500 से ज्यादा वॉरहेड्स, लेकिन संख्या चीन की लगातार बढ़ रही है। भले ही वो अभी अमेरिका से पीछे हो, लेकिन जल्द ही चीन इस पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और अलायंसेस के तौर पर देखें तो अमेरिका के पास में नाटो, अकूस, क्वाड जैसे वैश्विक गठबंधन है, और चीन के पास में है रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी है, लेकिन सीमित सहयोग यहाँ पर नजर आता है। ब्रिक्स यहाँ पर है और दोनों के बीच में ये कहा जाए कि सभी अपने अपने तौर पर अलग अलग रूप में मजबूत हैं। तो अपने आप में ये कहा जाए कि ये एक तरह से एक बड़ी तस्वीर जो है वो ज़रूर साझा करता है। अब अमेरिका से चीन को एक्सपोर्ट भी आपको समझना चाहिए कि किस रूप में ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। समझिए, जैसे बोइंग एयरक्राफ्ट एविएशन पार्ट जो हैं अमेरिका से चीन को एक्सपोर्ट किया जाता है, वहीं ऑटोमोबाइल और उसके पार्ट्स भी अमेरिका से चीन को एक तरह से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसके अलावा मशीनरी और उपकरण भी हैं, कृषि उत्पाद भी हैं, दवाइयाँ और केमिकल और ऊर्जा और टेक्नोलॉजी भी इसमें शामिल हैं, जो एक तरह से अमेरिका से चीन को एक्सपोर्ट किया जाता है। इसको इस रूप में समझिए। अब इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि चीन से अमेरिका को आखिर इंपोर्ट क्या होता है वो भी आपको समझना चाहिए। तो आपने एक्सपोर्ट जाना, लेकिन अब आपको इंपोर्ट की भी मैं तस्वीर बताती हूँ कि चीन से अमेरिका को आखिर इंपोर्ट क्या होता है। अब चीन इलेक्ट्रॉनिक्स में स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टेलीविज़न, सेमीकंडक्टर के लिए चीन पर सबसे ज़्यादा निर्भर है और इसीलिए चीन से अमेरिका को ये इंपोर्ट किए जाते हैं। एप्पल, डेल जैसी कंपनियों के उत्पादक भी बड़े स्तर पर यहाँ पर हम देखते हैं जो शामिल हैं। चीन से अमेरिका को ये एक तरह से इंपोर्ट होता है। वहीं जिनका मैन्युफैक्चरिंग चीन में होता है वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मशीनरी और उपकरण इसमें शामिल है। औद्योगिक मशीनें और निर्माण के लिए जो तमाम चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है। फैशन और रेडीमेड कपड़े, जूते भी इसमें शामिल हैं जो चीन से अमेरिका एक तरह से इंपोर्ट करता है। बच्चों के खिलौने, बोर्ड गेम, खेल उपकरण, इसका बहुत बड़ा बाजार है और उसमें चीन ही एक तरह से अव्वल है और वो भी अमेरिका एक तरह से उससे इंपोर्ट ही करता है। और रेयर अर्थ मिनरल्स, अमेरिका की हाई टेक और डिफेंस इंडस्ट्री के लिए ये रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये भी इसकी भी निर्भरता जो है अमेरिका की चीन पर ही नज़र आती है। आज का वक्त है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का। ईवी बैटरी का सामान भी एक तरह से चीन से ही ये कहा जाए कि वो इंपोर्ट करता है अमेरिका। और बैटरी के सामान के साथ साथ अपने आप में जो तमाम बड़ी और भी ऐसी चीज़ें हैं जो अमेरिका जिस पर निर्भर है और दोनों देशों के बीच में एक्सचेंज होते हैं। एशिया दौरे के बीच में इस संकेत ने उम्मीद और जगा दी कि दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच में जारी आर्थिक तनाव अब कम हो सकता है। ट्रंप के 100% टैरिफ की धमकी भले ही सुर्खियों में रही हो, लेकिन उनके अपने लोगों का मानना यह है कि वो कभी नहीं लागू होगी। चीन पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी वजह साफ है। अमेरिकी बाजार खुद इतने बड़े पैमाने पर चीनी सप्लाई पर निर्भर है कि 100% टैरिफ का मतलब होगा घरेलू महंगाई में बेतहाशा उछाल और मिडिल क्लास की जेब पर सीधा सीधा असर। वॉल स्ट्रीट से लेकर वॉशिंगटन तक की ये समझ है कि ये धमकी ज्यादा राजनीतिक संदेश है, ना कि आर्थिक कदम।
और इसीलिए बार बार माना जा रहा है कि ट्रंप की ये जो बयानबाजी है चीन को बातचीत की मेज पर लाने का एक तरह से दबाव बनाने का तरीका है, ताकि जो गुरुवार को यानी थर्सडे को शी जिनपिंग के साथ में होने वाली मुलाकात है उससे पहले ही अमेरिका की स्थिति मजबूत नजर आए। अब सभी की नजरें इसी मुलाकात पर है। क्या धमकी डील में बदलेगी या फिर ये सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा बनकर रह जाएगी? ट्रंप के टैरिफ वॉर का असर अब दोनों देशों पर साफ दिखने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 100% तक टैरिफ की धमकी ने भले ही सुर्खियां बटोरी हो, लेकिन इस जंग में चोट दोनों देश को लगी है। अमेरिकी उपभोक्ता और उद्योग खुद अब इन बढ़े टैरिफ का भार झेल रहे हैं। वहीं चीन के निर्यातक भी बड़ी मार झेल रहे हैं। हालांकि अमेरिकी दबाव के बावजूद चीन की सप्लाई चेन मजबूत है, क्योंकि ये एक प्रमुख निर्यातक बना हुआ है और अमेरिका पर आर्थिक दबाव का सामना करने में वो सक्षम है। अब अमेरिकी दबाव बेअसर है और चीन की सप्लाई चेन मजबूत है, ऐसा बड़ा दावा किया जाता है। क्यों? आइए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल टैरिफ के बावजूद चीन के निर्यात में बढ़ोतरी, चीन एक प्रमुख वैश्विक निर्यातक के रूप में नजर आता है। अमेरिकी दबाव बेअसर है, चीन की सप्लाई मजबूत है। चीन एक प्रमुख वैश्विक निर्यातक के तौर पर अपनी छवि बनाने में एक तरह से सफल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मशीनरी हो, क्लॉथ से लेकर उपभोक्ता वस्तुओं का बड़ा एक्सपोर्ट जो है वो चीन के माध्यम से किया जाता है। चीन अपनी अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से तटस्थ है, पूरी तरह से तैयार है, ऐसा बड़ा दावा एक तरह से किया जाता है। अब चीन की जवाबी चाल, खासकर के रेयर अर्थ यानी कि दुर्लभ खनिज, उनके निर्यात पर नियंत्रण ने अमेरिकी रक्षा और टेक्नोलॉजी सेक्टर की चिंता बढ़ाकर रखी है। अब नतीजा यह है कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं दबाव में हैं। विकास दर पर असर पड़ा है, लेकिन दोनों ही नेता अभी भी अपनी अपनी जीत का दावा करने की कोशिश में हैं। यानी ये साफ है कि ट्रंप और शी जिनपिंग की इस टैरिफ जंग में हार किसी एक की नहीं, बल्कि दोनों अर्थव्यवस्थाओं की, और अब इसकी कीमत भी ये चुका रही है। ट्रंप चीन टकराव के बीच में रिश्तों में नरमी के संकेत भी दिखे। अब सूत्र बताते हैं कि भाई चीन ने अमेरिका से बड़े पैमाने पर सोयाबीन की खरीद एक बार फिर से शुरू करने के संकेत दे दिए हैं। अब कुआलालंपुर में चल रहे आसियान सम्मेलन के दौरान चीन ने अपने वरिष्ठ व्यापार प्रतिनिधियों को अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से मुलाकात के लिए भी भेजा था और माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद में दोनों देशों के बीच में ट्रेड वॉर में एक तरह से लगाम लग सकती है, विराम तो लग ही सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने चीन को कुछ उपभोक्ता वस्तुओं पर टैरिफ की समीक्षा करने और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से जुड़े हुए प्रतिबंधों पर अस्थायी रोक लगाने का भरोसा दिया। वहीं कुआलालंपुर में स्कॉट बेसेंट ने बयान दिया कि टैरिफ टाले जाएंगे, हम सहयोग की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि लंबे समय से चली आ रही तनातनी के बीच अब ट्रंप शी जिनपिंग मुलाकात से पहले माहौल सौदे के लिए तैयार होता नजर आता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अमेरिका और चीन के बीच में समझौता होगा? बीजिंग के थिंक टैंक चारहार इंस्टीट्यूट के रिसर्च फेलो डेविड चीन का कहना है कि मौजूदा वार्ता को और रचनात्मक और सकारात्मक माना जा रहा है। चीन सप्लाई चेन की वास्तविकताओं और घरेलू आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए सुलह का रास्ता खोज रहा है। वहीं अमेरिकी पक्ष से संकेत मिले हैं कि ट्रंप प्रशासन कुछ टैरिफ में नरमी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर सीमित रियायत देने पर विचार कर रहा है। इसके बदले चीन अमेरिकी कृषि उत्पाद खासकर के सोयाबीन और मकई की बड़ी खरीद फिर से शुरू कर सकता है और ये समझौता अगर होता है तो केवल व्यापार नहीं बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन और भू राजनीतिक समीकरणों को भी ये प्रभावित करेगा। सवाल तो यही है कि क्या ये मुलाकात दशकों पुराने तनाव को कम कर पाएगी या फिर ये सिर्फ कूटनीतिक तस्वीरों तक ही सीमित रह जाएगी। आने वाले कुछ दिनों में दुनिया की नजरें बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच होने वाले इस संभावित ऐतिहासिक समझौते पर ही टिकी रहेगी। अमेरिका और चीन के बीच में चल रही इस पूरी कूटनीतिक कवायद को लेकर उम्मीदें तो जरूर हैं, लेकिन भरोसा अभी अधूरा है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने संकेत ये दिए कि अगर साउथ कोरिया में होने वाली मुलाकात में प्रगति हुई तो टैरिफ में राहत और तकनीकी सहयोग को लेकर नई रूपरेखा बन सकती है। दूसरी तरफ बीजिंग ये साफ करना चाहता है कि उसकी आर्थिक संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा। अब ये मुलाकात किस दिशा में जाएगी ये देखने वाली बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक और ट्रंप पूरी दुनिया में अमेरिकी धमक को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।
वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज है, लेकिन इस बार किसी फैसले को लेकर नहीं बल्कि एक बीमारी के चलते, वो भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपने तेवरों, अपने सोशल मीडिया पोस्ट और विवादों से दुनिया को हिलाकर रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेहत को लेकर एक बार फिर से चर्चा में है। अब बातचीत तो ये की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप बीमार है, जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है और उस पर चर्चा भी की जा रही है, जिसके बाद ट्रंप की बीमारी को लेकर एक बार फिर से कयास और बयानबाजियां तेज हो चुकी हैं। ट्रंप स्वेल लेग, ये एक तस्वीर जो है वो यहां पर नजर आई। कुआलालंपुर में हुई आसियान समिट के दौरान ट्रंप के सूजे हुए पैरों की तस्वीरें आने के बाद एक बार फिर से उनकी सेहत को लेकर चर्चा तेज हो गई है। तस्वीर आप देखते जाइए। दरअसल ये तस्वीरें हैं। अब माना जा रहा है कि ट्रंप को क्रॉनिक वेन्स इनसफिशिएंसी है। 26 अक्टूबर को कुआलालंपुर में उनके टखने सूजे हुए दिखाई दिए, पैरों में सूजन दिखाई दी और हालांकि ट्रंप लंबी उड़ान के बाद में मलेशिया पहुंचे थे, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने आसियान समिट में हिस्सा लिया। ट्रंप मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ में बैठे थे और उनकी पैंट थोड़ी ऊपर उठी हुई थी और इस दौरान उनके टखने की सूजन दिखाई दी, जिसके बाद में पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी, कयास लगाए जाने लगे कि ट्रंप को क्रॉनिक वेन्स इनसफिशिएंसी है। एक्सपर्ट्स ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक MRI स्कैन भी हुआ था, जिसका खुलासा खुद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया और उन्होंने सोमवार को यह भी बताया कि उन्होंने हाल ही में MRI टेस्ट करवाया और 1 साल में दूसरी बार उनकी मेडिकल जांच थी। वैसे देखा जाए तो ट्रंप की उम्र की भी अगर बात करें तो अगले साल ट्रंप हो जाएंगे जून में 80 साल के, लेकिन उनकी सेहत को लेकर पारदर्शी ना होने के आरोप भी लगातार लगते रहे हैं। ट्रंप 10 अक्टूबर को अचानक से वॉशिंगटन के पास में एक वॉल्टर रीड हॉस्पिटल गए थे और इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा था कि हाँ, मैंने MRI करवाया था और सब कुछ बिल्कुल ठीक है, रिपोर्ट बिल्कुल परफेक्ट है। हालांकि आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति साल में सिर्फ एक बार पूरी जांच करवाते हैं, जिसे हम आम भाषा में फुल बॉडी चेकअप जरूर कहते हैं और इसीलिए ट्रंप का ये दूसरी बार जांच करवाना लोगों को अजीब लगने लगा। MRI से डॉक्टर कई बीमारियों का पता लगाते हैं, जैसे कि दिमाग या दिल की बीमारी या ट्यूमर, मांसपेशियों की चोट या फिर सूजन, या आपके शरीर की कोई भी हलचल MRI में डिटेक्ट हो जाती है। आखिर ये MRI स्कैन क्यों हुआ? ट्रंप को असल में क्या बीमारी है, इसको लेकर व्हाइट हाउस के डॉक्टर्स ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन खबर है कि ट्रंप को न्यूरोलॉजिकल बीमारी है और न्यूरोलॉजिकल बीमारी से पीड़ित हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये वो बीमारी है जो दिमाग और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है, धीरे धीरे इंसान को चलने में, बोलने में, सोचने की क्षमता पर असर डालती है, जिसे क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी कहा जाता है। आखिर क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी क्या है वो भी आपको बताते हैं। आखिर इसको लेकर क्यों डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ये बातचीत कही जा रही है। दरअसल पैरों की नसें खून को दिल तक पंप नहीं कर पाती। क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी के बारे में जान लीजिए। पैर की नसें खून को दिल तक पंप नहीं कर पाती, खून पैर के निचले हिस्से में जमा होने लगता है, जिसकी वजह से कई बार सूजन आ जाती है और उसकी वजह से पैरों में चलने में या दर्द होने की जो परेशानी है वो अक्सर हम देखते रहे हैं। तो आप इस रूप में समझिए, क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी की पहले भी तस्वीर सामने आई थी और डोनाल्ड ट्रंप हेल्दी नहीं है, इस बात के कई बार संकेत अलग अलग मौकों पर देखने को मिले भी हैं। और अभी हाल ही में आसियान समिट में कुआलालंपुर में तो ये कहा जाए कि वही एक बड़ी तस्वीर देखने को भी मिली थी, जब डोनाल्ड ट्रंप बैठते हैं बातचीत के लिए और अक्सर बैठते हुए जब अगर हमारे पैंट का हिस्सा थोड़ा सा ऊपर हो जाता है तो वही तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप के साथ में नजर आई और उनके जो पैर का ये कहा जाए कि एंकल पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा स्वेल्ड नजर आ रहा है। ऑल्दो उन्होंने सॉक्स पहने हुए हैं, लेकिन जानकार कहते हैं कि अमूमन डोनाल्ड ट्रंप का ये वाला जो एक पूरा तस्वीर है या फिर ये वाली जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है वो इसी रूप को दर्शाती है। उन्हें चलने में भी कई बार दिक्कत होती है, उन्हें मेडिकल पूरे प्रेफरेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि नसें और उनके जो वॉल्व हैं खून को ऊपर की ओर धकेल देते हैं, जिससे वो हृदय तक वापस जा सके। पैरों से दिल की ओर बहने वाला जो खून है वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में जाता है, जिससे कि ये प्रक्रिया और भी ज़्यादा टफ हो जाती है। और क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी तब होती है जब नसें और उनके वॉल्व ठीक से काम नहीं करते और रक्त वापस पैरों की ओर बहने लगता है। डोनाल्ड ट्रंप के जो करीबी हैं,
सूत्र बताते हैं कि पिछले कुछ महीनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। कभी रैली के मंच से उतरते वक्त वो लड़खड़ा जाते हैं, कभी कैमरे के सामने कहना कुछ चाहते हैं लेकिन कहना क्या चाहते हैं वो भूल जाते हैं, शब्द ही भूल जाते हैं। कभी अपने भाषण के बीच में वो अचानक से रुक जाते हैं और भले ही वो ये दर्शाते हो कि ये उनकी एक स्टाइल है, उनका एक तरीका है, लेकिन असल में ये बीमारी के एक लक्षण है। ट्रंप की इन्हीं हरकतों ने उनके समर्थकों की चिंताएं जरूर एक तरह से बढ़ा कर रख दी। अब ट्रंप की इस बीमारी को विस्तार से समझने के लिए हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं जिसका बखूबी समझ पाएंगे। ये साफ हो जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर नजर आ रही है। ये देखिए, आप पहली तस्वीर में देखिए किस तरह से दिशा भ्रम यहाँ पर वो होते हुए नजर आए। उनको जाना कहीं पर है लेकिन उसके बाद में वो चले किसी और दिशा की तरफ जाते हैं, वो भटक जाते हैं। अब दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि उन्हें चलने में भी परेशानी हो रही है और हद तो तब हो गई जब ट्रंप स्टेज पर बीच में स्पीच ही भूल गए। यानी कि ट्रंप दुनिया के सामने इस बात को छिपाने में नाकाम रहे कि वो किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं। और ये 3 तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं और ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं, हाल ही की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल फिट तो नहीं है, किसी मानसिक बीमारी से शायद वो ग्रसित हैं, जिसे अमेरिका में उनके आलोचक एक तरह से मुद्दा बना रहे हैं। उनके कार्यकाल के साथ साथ उनके निर्णयों पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। आप समझिए, जो बड़ी 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं वो इस बात को दर्शाती है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जब जापान गए तो यहाँ पर जो उनके साथ में जो खासतौर से हमने देखा कि जापान के जो प्रतिनिधि थे वो उनको दिशा दिखाते हुए नजर आ रहे थे और बाकायदा वो जाना कहीं और चाह रहे थे लेकिन तस्वीरें कुछ और ही कह रही थी। देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में इस बात को बताती हैं। उनके साथ में जापान की जो नए प्रधानमंत्री हैं वो उनको उनके साथ में लेकर जा रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सीधे जाने लगे। आप एक बार फिर से इस तस्वीर को देखिएगा और आप इसे समझ पाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप को जाना राइट हैंड साइड था लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सीधी दिशा की तरफ जाने लगे और ऐसा लगा कि शायद वो दिशा भ्रमित हो गए हैं। और उसके बाद में तकाइची उन्हें अपने साथ में उन्हें बताती हैं कि उन्हें इस दिशा की तरफ जाना है और फिर वो उन्हें अपने साथ में लेकर जाती हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी तस्वीर और सबसे लेटेस्ट तस्वीर है और इन्हीं तस्वीरों का हवाला अब खासतौर से यूएस में डोनाल्ड ट्रंप के जो विरोधी हैं वो दे रहे हैं और कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अनफिट हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा संकेत तो जापान के दौरे के दौरान मिल गया। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे, अचानक से गलत दिशा की तरफ चल पड़े, अधिकारियों को उन्हें रोकना तक पड़ा। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पर ये तस्वीर वायरल हो गई। दुनिया भर में सवाल खड़े होने लगे, क्या ये सिर्फ उम्र का असर है या फिर ये कोई गंभीर बीमारी के संकेत है। ट्रंप की एक और तस्वीर तब सामने आई जब फ्लोरिडा में समर्थकों से भरे मैदान में ट्रंप मंच पर पहुंचे तो पहले की तरह वो पूरी तरह से जोश में नजर आए। देखिए जरा किस रूप से वो पूरी तरह से पहले जोश में नजर आए लेकिन भाषण के बीच में अचानक से वो शांत हो गए, अचानक से वो चुप हो गए। अब कुछ सेकंड तक वो बस खड़े रहे और फिर उसके बाद में उन्होंने कहा आई लॉस्ट माई लाइन। हालांकि दर्शक इस दौरान तालियां बजाने लगे लेकिन डॉक्टर्स ने इसे हल्के में नहीं लिया। देखिए, ये तस्वीर है और मैं चाहूंगी इस तस्वीर को अगर आप समझेंगे तो वो पानी का ग्लास उठाते हैं और ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा आई लॉस्ट माई लाइन्स। तो दर्शक इसी बात पे ताली बजाते हैं और विशेषज्ञ के अनुसार ये किसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की एक तरह से साफ निशानी है और ऐसा पहला मौका नहीं है। इसके पहले भी कई बार हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप इसी रूप में ही एक तरह से नजर आए हैं जब वो इसी ऐसे ही कई बार तस्वीरें भूल जाते हैं, कई बार वो बोलना भूल जाते हैं, अपनी लाइनें भूल जाती हैं, वो क्या कहना चाहते हैं वो भूल जाते हैं और इसी वजह से अब उनके जो तमाम निर्णय हैं उस पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। अब डॉक्टर्स ने एमआरआई स्कैन कराया और रिपोर्ट में ये पाया गया कि उनका जो फ्रंटल लॉब है उसमें हल्की सी सूजन है और न्यूरॉन एक्टिविटी में एक तरह से असमानता है। इसका जो सीधा असर होता है वो व्यक्ति की याददाश्त से होता है, दिशाबोध से होता है और बोलचाल की क्षमता पर भी पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति को दिशा भ्रम और स्पीच गड़बड़ी की परेशानी होती है। बस फिर क्या था, इस खबर के सामने आते ही पूरी दुनिया में इसकी चर्चा शुरू हो गई।
पूरी दुनिया के साथ साथ अमेरिका के भी अखबारों ने जब इस खबर के बारे में छापना शुरू किया तब ये बात साफ हो गई कि ट्रंप को बीमारी तो है, लेकिन उसका लेवल क्या है और ये किस खतरनाक स्तर पर है, ये देखने वाली बात है। अब अमेरिकी मीडिया ने ट्रंप की बीमारी को लेकर कई अलग अलग बातें लिखी हैं। ट्रंप की बीमारी को लेकर तमाम बड़ी जगहों पर रिपोर्ट्स छापी गई हैं, बड़ी बड़ी हेडलाइंस यहाँ पर छपे हैं। ट्रंप्स माइंड अंडर स्ट्रेस, व्हाइट हाउस कंसर्न ओवर ट्रंप्स हेल्थ, ब्रेन डिसऑर्डर कुड चेंज यूएस पॉलिटिक्स फॉरएवर। तो ये बड़ी, दरअसल ये कहा जाए कि ये अब खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की तो बड़ी तस्वीरें हैं ही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हेल्थ का जो विषय है खासतौर से अब यूएस में भी छपने लगा है। और ट्रंप्स माइंड अंडर स्ट्रेस, ये तक बात आ गई कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो स्ट्रेस में है। डोनाल्ड ट्रंप शायद अब जो स्थिति फिलहाल नजर आती है अमेरिका की, यूएस की, उसे झेल नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ पर भी ये भी बात आ गई कि व्हाइट हाउस कंसर्न ओवर ट्रंप्स हेल्थ, व्हाइट हाउस में बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप की हेल्थ को लेकर चिंता भी जताई जाने लगी है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेन की बीमारी, खासतौर से ट्रंप की इस बीमारी को तो डिसऑर्डर तक कहते हुए ये लोग कह रहे हैं कि क्या अब यूएस की जो राजनीति है उस पर भी इसका असर पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि अब वो अपने विरोधियों के निशाने पर आ चुके हैं। रिपब्लिकन पार्टी के भीतर लगातार बेचैनी देखने को मिल रही है। कुछ नेता खुलकर नहीं बोल पाते, लेकिन अंदर खाने चर्चा है कि ट्रंप की सेहत उनकी सियासत पर गहरा असर डाल सकती है। वही अगर बात करें तो पूरी दुनिया की सबसे मजबूत ताकत की, सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था के और सबसे मजबूत कुर्सी पर आसीन बैठे व्यक्ति की अगर उसकी स्थिति इस रूप में नजर आती है तो क्या कहा जाए। अब ये बीमारी है, ये उम्र का भी एक तरह से असर हो सकता है। दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स ने इस खबर को एक तरह से राजनीतिक हथियार बना लिया है। सोशल मीडिया पर अब ये कहा जाए रिपब्लिक और डेमोक्रेट्स के बीच में एक अलग चर्चा होती हुई नजर आती है। और यहाँ पर हमने देखा कि सोशल मीडिया पर उनके समर्थक लगातार लिख रहे हैं, क्या ट्रंप देश चलाएंगे या फिर ट्रैक्टर चलाएंगे। ब्रेन फॉग इन द ओवल ऑफिस, यहाँ तक ये तमाम बातें कही जा रही हैं। जाहिर सी बात है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की अगर ये स्थिति है, पिछले 1 साल में 2 बार उनका एमआरआई होना, तो बार बार अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर समर्थक भी लिखते हैं और उनके विरोधी भी लिखते हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि अब आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप क्या ऐसे ही अस्पतालों के चक्कर काटते रहेंगे और सरकार डोनाल्ड ट्रंप चलाने वाले, या फिर उनकी डॉक्टर्स की टीम। इस तरह की तमाम टिप्पणियां जो हैं वो अमेरिकी राजनीति में एक बार फिर से भूचाल ला रही है, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नजर आता है। जापान, यूरोप के मीडिया ने इसे अमेरिकी नेतृत्व की कमजोर होती छवि को बताया। रूस की सरकारी अखबारों में डोनाल्ड ट्रंप की बीमारी को लेकर तीखी टिप्पणियां छपी। जिस देश का नेता दिमागी असंतुलन से जूझ रहा हो वो दुनिया को आखिर क्या दिशा देगा। वहीं चीन के विश्लेषकों ने तो इसे अमेरिकी लोकतंत्र के अस्थिर दौर की शुरुआत कहा है। डोनाल्ड ट्रंप की मेडिकल टीम का कहना है कि उन्हें फिलहाल कॉग्निटिव थेरेपी और ब्रेन मॉनिटरिंग की जरूरत है। तनाव और थकान से दूर रहना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ट्रंप का स्वभाव ऐसा नहीं है। ट्रंप चुप बैठ ही नहीं सकते। अब बीमारी की खबर जैसी सामने आई तो उसके बाद में उनकी बयानबाजी लगातार जारी है। चाहे पूरी दुनिया में टैरिफ को लेकर तकरार की बात हो, लेकिन या फिर कच्चे तेल की ही बात क्यों ना हो, जमकर हाहाकार मचा हो, ट्रंप किसी भी मुद्दे पर चुप रहने को तैयार ही नहीं है। अब ये भी समझिए कि अमेरिकी इतिहास में क्या पहले ऐसे उदाहरण नजर आए हैं। अमेरिकी इतिहास में पहले भी ऐसे उदाहरण देखे गए। रोनाल्ड रीगन को लेकर जब राष्ट्रपति काल में एक तरह से उनको अल्जाइमर की शिकायत हुई थी और अल्जाइमर की शुरुआती शिकायत थी, जिसकी वजह से उनके कामकाज पर बड़ा सवाल उठा था। और दूसरे नाम थे वुड्रो विल्सन, जो स्ट्रोक के बाद में बताया जाता है कि महीनों तक निर्णय तक नहीं ले पा रहे थे। ये भी तमाम बातें उनके लिए कही जाती रही हैं। अब समझिए, रोनाल्ड विल्सन रीगन राष्ट्रपति काल में अल्जाइमर की शिकायत का वो शिकार हुए और उसके बाद में उन पर कई ये भी होने लगा कि वो चीज़ें भूल जाते हैं। स्ट्रोक के बाद में वुड्रो विल्सन कई महीनों तक कोई निर्णय नहीं ले पाते थे और इसी तरह की तस्वीर ये भी अब कही जाने लगी कि क्या उसमें अब इस फहरिस्त में तीसरा नाम डोनाल्ड ट्रंप का आ जाएगा। अपने आप में ये तमाम बड़ी बातें ज़रूर इस दौरान नजर आती हैं। अब ये समझिए कि इस बात में जैसे ही इस तरह की जो तमाम वुड्रो विल्सन स्ट्रोक के बाद में महीनों तक जब निर्णय नहीं ले पाए, उन्हें हटाने तक की खबरें मीडिया में आने लगी, लेकिन बाद में सब कुछ सामान्य दिखाकर उनका कार्यकाल किसी तरह से एक तरह से पूरा किया गया। लेकिन ट्रंप के मामले में यहाँ पर स्थिति अलग है। ऐसा क्यों?
ट्रंप के मामले में फर्क यह है कि आज की दुनिया कैमरा और सोशल मीडिया से भरी हुई है, जहां पर एक छोटी सी गलती, एक भूल, एक लड़खड़ाहट तुरंत ग्लोबल सुर्खियां बन जाती हैं। और उन्हीं तस्वीरों के दम पर आज पूरी दुनिया ये कह रही है कि ट्रंप एक बड़ी बीमारी से जूझ रही है। ऐसे में ट्रंप के लिए ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है और ये वक्त भी बहुत निर्णायक है। वो ये बखूबी जानते हैं कि बीमारी की खबर से उनकी मजबूत नेता वाली छवि पर असर पड़ सकता है और इसीलिए लगातार खुद को सामान्य दिखाने की वो कोशिश करते हैं। लेकिन डॉक्टर्स, विशेषज्ञ की रिपोर्ट्स कुछ और ही कहती हैं। और आपको याद होगा कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जब तमाम अलग अलग कंपनीज के सीईओज को बुलाया था, तो इस दौरान भी जब वो बातचीत कर रहे थे तो उनको सुनने तक में असहजता हो रही थी। तो उनके बगल में बैठी या तो उनकी पत्नी या फिर उनका स्टाफ उनकी बातों को रिपीट कर रहा था जो उनसे बातचीत कर रहा था। तो एक तरह से कहा जाए डोनाल्ड ट्रंप भूल जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ऊंचा सुनते हैं, उनको कहीं ना कहीं कई बीमारियां हो रही हैं। तो अपने आप में ये दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल अनफिट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ड्रग माफिया के खिलाफ पुलिस ने इतिहास का सबसे बड़ा अभियान चलाया है। राजधानी के कई इलाकों में हथियारबंद गैंग और सुरक्षा बलों के बीच में घंटों मुठभेड़ चलती। बताया जा रहा है कि यह ऑपरेशन देश के सबसे ताकतवर ड्रग संगठन रेड कमांड के खिलाफ था। रियो डी जेनेरियो की सड़कों पर जंग का मैदान एक तरह से बन चुकी है। करीब 2500 पुलिसकर्मियों ने एक साथ शहर के कई हिस्सों में धावा बोला। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये इसी तरह के रियो डी जेनेरियो की सड़कों पर जंग की तस्वीर है। 2500 पुलिसकर्मियों ने एक साथ शहर के कई हिस्सों में धावा बोला। हेलीकॉप्टर से स्पेशल यूनिट्स को उतारा गया और जमीन पर पुलिस टीमों ने रेड कमांड गैंग के ठिकानों को घेर लिया। ये कार्रवाई दरअसल ऐसे वक्त में हुई जब रियो अगले कुछ दिनों में दुनिया के सामने एक बड़ी मेजबानी की तैयारी में है। अगले कुछ दिनों में रियो में संयुक्त राष्ट्र की जलवायु कार्यक्रमों से जुड़े कई अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होने वाले हैं। रियो अगले हफ्ते C40 मेयर समिट और प्रिंस विलियम के अर्थ शॉर्ट प्राइज की मेजबानी करेगा। इसमें कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां शामिल होने वाली हैं और यह आयोजन नवंबर में अमेजन शहर बेले में होने वाली UN की COP30 क्लाइमेट समिट की तैयारियों का हिस्सा है। जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, गैंग के सदस्यों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के जवाबी एक्शन में कई इलाके गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठे। अपराधियों ने पुलिस को रोकने के लिए सड़कों पर जलते हुए बैरिकेड्स लगाए और ड्रोन से बम गिराया और स्थानीय लोगों को ढाल बनाने की कोशिश की। अधिकारियों के अनुसार ऑपरेशन में कई हथियार और ड्रग्स बरामद किए गए हैं। पुलिस का दावा है कि इस कार्रवाई ने रियो में रेड कमांड की रीढ़ तोड़कर रख दी है। इस भिड़ंत में कम से कम 64 लोग मारे गए, जिनमें 4 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स की माने तो पुलिस इस हमले के लिए 1 साल से प्लानिंग कर रही थी। अब पुलिस ने दिन भर चली मुठभेड़ में 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई से आसपास रहने वाले करीब 3 लाख लोगों में दहशत फैल गई। वॉर जोन जैसा माहौल बन गया। तो पुलिस ने बताया कि इस ऑपरेशन में 200 किलो से ज्यादा ड्रग्स, कई राइफल्स और दूसरे हथियार भी बरामद किए गए हैं। ब्राजील का सबसे खतरनाक ड्रग कार्टेल रेड कमांड यानी कि कमांडो वर्मेलो रियो की ही गलियों से लेकर अमेजन तक इसका खौफ नजर आता है। कोकेन तस्करी से अरबों डॉलर का नेटवर्क इसका माना जाता है। एक गैंग जो पुलिस और सरकार दोनों के लिए चुनौती बना हुआ है। आखिर कौन है ब्राजील का सबसे ताकतवर अपराधी संगठन का डॉन वर्मेलो, जो जेल में ऑर्गेनाइजेशन बनाता है और दुनिया तक साम्राज्य फैलाता है। आइए आपको बताती हूँ कमांडो वर्मेलो के बारे में। ब्राजील का सबसे पुराना और प्रभावशाली आपराधिक संगठन इसे माना जाता है, जिसे रेड कमांड भी कहा जाता है। वहीं सैन्य तानाशाही के समय जेल में एक तरह से उसका गठबंधन हुआ। शुरुआत में उद्देश्य खुद को जेल की हिंसा से बचाना, जेल से निकालकर और फावेला में सक्रिय धीरे धीरे यह संगठन ड्रग तस्करी का साम्राज्य बन गया। मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध शस्त्रों की खरीद फरोख्त, अपहरण, उगाही में शामिल। सीवी का नेटवर्क ब्राजील के कई राज्यों में है
और गैंग के कैद नेता जेल से ही एक तरह से आदेश देते हैं और उन्हीं के आदेश पर सीधे सीधे काम होता है। 1980 के दशक में इस गैंग ने कोलंबियाई कार्टेल से हाथ मिला लिया और उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना कारोबार फैलाया। रियो में वोमेलो की बादशाहत चलती है और इसी का ही एक नतीजा बड़े स्तर पर भलता फूलता इसका साम्राज्य नजर आता है। पिछले कुछ महीनों में कमांडो वोमेलो ने पुलिस पर हमलों का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ा दिया था। ड्रोन के जरिए बम और हथगोले गिराना, सड़कों पर आग की बैरिकेडिंग करना, पुलिस की गाड़ियों पर भारी हथियारों से फायरिंग, सरकार इसे साफ तौर पर नार्को टेररिस्ट कह रही है। और इसी के चलते एक साल लंबी तैयारी के बाद में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ब्राजील में रेड कमांड पिछले कई दशकों से ड्रग तस्करी, हथियारों से के करीब और हिंसा का सबसे बड़ा सिंडिकेट माना जाता है। रियो पुलिस का कहना है कि यह ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक शहर को अपराध मुक्त नहीं कर दिया जाता। इस ऑपरेशन को ब्राजील के इतिहास का सबसे बड़ा पुलिस एक्शन बताया जा रहा है। इतिहास गवाह है कि ब्राजील में गैंग युद्ध किसी रेड से खत्म नहीं होता, गिरोह कमजोर पड़ता है, नेतृत्व बदलता है और कुछ समय बाद फिर खड़ा हो जाता है। कमांडो वोमेलो भी उसी चक्र का एक हिस्सा है। पुलिस इसे निर्णायक जीत बता रही है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये जंग लंबी है। ब्राजील में ड्रग माफिया का नेटवर्क बेहद गहरा है। रेड कमांड यानी कि कमांडो वोमेलो जैसे गैंग्स पूरे लैटिन अमेरिका में नशे और हथियारों का कारोबार चलाता था। इनका असर इतना बड़ा कि हॉलीवुड की कई फिल्मों और सीरीज में भी ब्राजील के इन अपराध जगत की झलक एक तरह से नजर आती है। आइए जानते हैं कि आखिर किन किन फिल्मों में ब्राजील के ड्रग माफिया को बड़े पर्दे पर उठाया गया है और बड़े स्तर पर दिखाने की कोशिश की गई है। मैं आपको बताती हूँ। दरअसल 2011 में आई फास्ट 5 ये फिल्म एक ऐसी है जिसमें रियो डी जेनेरियो की रंगीन गलियों में रफ्तार, रोमांच और अपराध की कहानी एक तरह से उसे दर्शाया जाता है। फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की यह फिल्म रियो डी जेनेरियो में शूट की गई और इसमें कहा जाता है एक शक्तिशाली ड्रग किंगपिन हेनन रियस को दिखाया गया, जो शहर पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए हर हद पार कर जाता है। देखिए, तेज रफ्तार, कार एक्शंस और अपराध के बीच में ये फिल्म ब्राजील की अंडरवर्ल्ड दुनिया का ग्लैमरस लेकिन खतरनाक रूप दर्शाता है। और ये 2011 में जो तस्वीर आई थी, लेकिन ये मान के चलिए कि अपने आप में इसको एक बड़े रूप में देखा जा सकता है। इस फिल्म में विन डीजल, पॉल वॉकर और ड्वेन जॉनसन जैसे दिग्गज कलाकार शामिल हैं। रफ्तार, रोमांच और अपराध की इस कहानी ने फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया और रियो डी जेनेरियो को हमेशा के लिए हॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक लोकेशंस में शामिल कर दिया। इसके अलावा कुछ और फिल्में भी हैं। इसके अलावा सिटी ऑफ गॉड 2002 में आई ये फिल्म ब्राजील के रियो डी जेनेरियो की चमक धमक के पीछे छिपी है। एक ऐसी हकीकत जहां पर अपराध, गरीबी और खून खराबे के बीच में बचपन सांस लेता है और इसी सच्चाई को पर्दे पर उतारा गया है। फिल्म सिटी ऑफ गॉड में एक ऐसी कहानी को दिखाया जो दुनिया को हिला कर रख देती है। रियो डी जेनेरियो की झुग्गी बस्तियों में पलने वाले बच्चों की कहानी पर बनी ये फिल्म ब्राजील के अपराध तंत्र की सच्ची तस्वीर पेश करती है। रियो डी जेनेरियो की झुग्गियों में जन्मे बच्चों के पास में बचपन का कोई सपना नहीं होता। सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो अपराध या फिर मौत। निर्देशक फर्नांडो मेडलिस ने सिटी ऑफ गॉड में वाकई यही दिखाने की कोशिश की कैसे ये मासूम बच्चे धीरे धीरे अपराध की अंधेरी दुनिया में खींचे चले जाते हैं। ये फिल्म किसी काल्पनिक कहानी पर नहीं थी, बल्कि रियो की सिदादे द ड्यूस नाम की झुग्गी की सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। कैमरे के हर फ्रेम में हिंसा, डर और भूख की वो कड़वी हकीकत नजर आती है, जहां पर एक गोली की कीमत इंसान की जान से ज्यादा है। गैंग वॉर, पुलिस एनकाउंटर और ड्रग माफिया के बीच में ये फिल्में बताती हैं कि कैसे अपराध रियो की पीढ़ियों को निगलता गया। सिटी ऑफ गॉड ने हॉलीवुड को दिखाया कि ब्राजील की झोपड़ियों में कैसे खामोश जंग चल रही है और कैसे सिनेमा समाज का एक तरह से आईना बन सकता है। सिटी ऑफ गॉड सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि चेतावनी है उस दुनिया की जहां पर गरीबी और हिंसा मिलकर इंसानियत को लील जाती है। इसके अलावा एलिट स्क्वाड 2007 में आई ये फिल्म जॉस बस्टोस पडिल्ला के निर्देशन में तैयार की गई थी। ये फिल्म भी ब्राजील की विशेष पुलिस यूनिट यानी कि बोप की कहानी है, जो ड्रग माफिया से जंग लड़ती है। इसमें दिखाया गया कि पुलिस, राजनीति और अपराध की दुनिया कितनी गहरी है और कितनी गहराई से एक दूसरे में उलझी हुई है। एलिट स्क्वाड ने
उस सच्चाई को उजागर किया जिसे आम जनता शायद ही कभी जान पाती हो। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जबरदस्त सराहना मिली और इसे ऑस्कर ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म का सम्मान भी दिया। एलिट स्क्वाड द एनिमी विद इन 2010 में इसका एक तरह से दूसरा हिस्सा है। पहली फिल्म का सीक्वल होने के बावजूद इसने ब्राजील के भ्रष्ट राजनीतिक तंत्र और माफिया गठजोड़ को और भी ज्यादा गहराई से उभारा। कहानी में दिखाया गया कि जब सत्ता और अपराध हाथ मिलाते हैं तो आम इंसान के लिए न्याय का कोई स्थान नहीं रह जाता। ये फिल्म बताती है कि ब्राजील में ड्रग लॉर्ड सिर्फ गलियों में नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों में भी बैठे हुए हैं। इसके अलावा साल 2014 में बनी फिल्म ट्रैश नार्कोस 7 प्रिजनर्स और आउटलॉ, जो नेटफ्लिक्स की इस सीरीज को लोग काफी पसंद करते हैं। एक युवा महिला की ये कहानी है जो रियो की फेवला में रहती है और अनजाने में एक खतरनाक ड्रग गैंग के जाल में फंस जाती है। ये सीरीज आधुनिक ब्राजील के अंधेरे और सशक्त दोनों पहलुओं को सामने लाती है। ब्राजील के अंधेरी गलियों में जन्मी ये कहानियां सिर्फ सिनेमा नहीं बल्कि उस समाज का आईना है जहां पर अपराध, गरीबी, जीवितता साथ साथ चलते हैं। सिटी ऑफ गॉड से लेकर नार्कोस तक इन फिल्मों और सीरीज ने दिखाया है कि रियो की फेवलॉज में पलने वाली हर गोली के पीछे एक अधूरी जिंदगी की दास्तान छिपी होती है और ये दर्शाता है कि किस तरह से अपने आप में ये एक बड़ी तस्वीर नजर आती है और बड़ा एक्शन यहाँ पर देखा गया है। चलिए वर्ल्ड नाउ में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कैरेबियन में एक बार फिर से कुदरत तबाही मचा रही है। मेलिसा तूफान जमाइका के तट से टकरा गया है और इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा तेज है कि इसे संयुक्त राष्ट्र ने सदी का सबसे ताकतवर तूफान बताया है। देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको धूल का अंबार नजर आएगा दूर से ही। ये इसकी आवाज इतनी खतरनाक है कि लोग डरते हैं। इसका वेग इतना ज्यादा तेज है कि अपने साथ में यह पहाड़ के जैसे विशालकाय वस्तु को भी अपने साथ उड़ाकर बहाकर ले जाने पर आमादा हो। कैरेबियन देश जमाइका में तूफान मेलिसा ने जमकर तबाही मचा कर रखी है। समझिए इसकी गति 185 मील प्रति घंटे यानी कि 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले हवाओं ने पूरे तटीय इलाकों को झकझोर कर रख दिया। ऐसा तूफान पहले कभी नहीं देखा गया, ऐसा जानकार कहते हैं। पूरा का पूरा इलाका पानी में डूब चुका है। जमाइका से पहले ये तूफान हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक से भी भारी तबाही मचाते हुए यहाँ पर पहुंचा। मौसम विभाग ने चेतावनी पहले ही दे रखी थी और अब मौसम विभाग कहता है कि मेलिसा की रफ्तार अभी कम नहीं हुई है बल्कि अगले 24 घंटे मेलिसा के लिहाज से बहुत अहम रहने वाले हैं। अब तक जमाइका में 3, हैती में 3 और डोमिनिकन रिपब्लिक में 1 व्यक्ति की मौत की खबर है। दर्जनों घर तबाह हो चुके हैं, कई लोग प्रभावित हैं। बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है क्योंकि इस तूफान के चलते बिजली के खंभे उड़ गए हैं। यहाँ पर बड़े बड़े मकानों के जो कहा जाए कि परखच्चे उड़ गए हैं, उनकी छत उड़ चुकी है। हालात बिगड़ते देख अब क्यूबा में 6 लाख, जमाइका में 28,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं किस तरह से मेलिसा तूफान अपनी पूरी रफ्तार और रौद्र रूप में तबाही मचा रहा है। देखिए यहाँ पर इन पेड़ों के साथ में उस हवा के वेग को समझा जा सकता है। चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल नजर आती है और ऐसा लगता है कि इतना तेज हवा का वेग है, प्रवाह है कि पेड़ तक उखड़कर दूर गिर जाएं। इन तस्वीरों में साफ नजर आता है किस कदर तूफान मेलिसा अपनी रफ्तार और रौद्र रूप से सब कुछ तहस नहस कर रहा है। हैरिकेन मेलिसा की तस्वीरें सैटेलाइट से ली गई जिसमें तूफान के एरिया को देखा गया। सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों में हैरिकेन मेलिसा कैरिबियन सागर में जमाइका और क्यूबा की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। वो तस्वीरें भी हम आपको सैटेलाइट इमेजेस दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये देखिए समुद्री के तरफ जो तटीय इलाके हैं वो तो प्रभावित हैं, लेकिन जो मुख्य शहर के हिस्से हैं वहां पर भी सिर्फ तबाही का ही मंजर नजर आता है। अब आप देखिए आसमान से ली गई ये तस्वीरें इस पूरे खासतौर से इस मेलिसा की हर स्थिति को दर्शाता है किस रूप से स्थिति यहाँ पर लगातार बिगड़ रही है। तूफान जिस समय तट से टकराया हवा की रफ्तार थी 300 किलोमीटर प्रति घंटे की। तूफान मेलिसा की वजह से कई तटीय कस्बों में पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे टूट गए, सैकड़ों घरों में पानी भर चुका है। अधिकारी चेतावनी दे रहे हैं कि सबसे खराब स्थिति अभी बाकी है क्योंकि जिस रूप में तेजी से अभी ये मेलिसा आगे बढ़ रहा है इसकी तीव्रता और बढ़ेगी ही। इतना ही नहीं बल्कि जमाइका की सड़कों पर पानी भर चुका है, तेज हवाओं ने इमारतों की छतें तक उड़ा दी है। अब
आपको बताते हैं कि सबसे ये कि कैटेगरी 5 हैरिकेन आखिर क्या होते हैं, आखिर किस तरह के ये हैरिकेन हैं। दरअसल जिसे अभी मेलिसा को कैटेगरी 5 में रखा गया है। कैटेगरी 5 हैरिकेन में सबसे खतरनाक श्रेणी का तूफान एक तरह से इसे कहा जाता है। और इतना ही नहीं, हवा की रफ्तार 252 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा जिस तूफान की हो वो कैटेगरी 5 में आता है। मेलिसा की यही है। समुद्र में ऊंची लहरें और भारी तबाही कैटेगरी 5 वाले तूफान मचा देते हैं। इमारतें हो, पेड़ हो, बिजली हो, तमाम ढांचे तक पूरी तरह से उड़ जाते हैं और वहीं इस दौरान नजर भी आता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसकी तबाही तमाम जो अलग अलग हैरिकेन या तूफान होते हैं उनसे कहीं ज्यादा होती हैं। अब समुद्र में ऊंची लहरें और तूफानी ज्वार कई मीटर ऊंचाई तक पहुंच सकता है, जिससे तटीय इलाकों में भारी बाढ़ आ सकती है। अब 2025 में अब तक 4 कैटेगरी के जो कहा जाए कि 4 कैटेगरी 5 तूफान दर्ज किए गए हैं। आपको साल 2025 के 5 तूफानों के बारे में बताती हूँ। 2025 के टॉप 5 शक्तिशाली तूफान कौन कौन से रखे हैं उसमें समझिए। यहाँ पर नाम आता है हैरिकेन मेलिसा, जिसका 282 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ में इसकी गति रही। इसमें ज़्यादा नुकसान जमाइका, क्यूबा और कैरिबियाई द्वीपों में इसका ज़्यादा प्रभाव नजर आया। इसके बाद में दूसरा नाम आता है सुपर टाइफून रागासा का। इसकी जो रफ्तार थी 265 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इसका सबसे ज़्यादा एक तरह से केंद्र रहा फिलीपींस। यहाँ पर जमकर तबाही की तस्वीर देखने को मिली थी। हैरिकेन एरिन 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ में अमेरिका में इसने जमकर तबाही मचाई थी। तो वहीं 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ में साइक्लोन एरोल यहाँ पर लोगों को अभी भी दहशत में डाल देता है, जिसने ऑस्ट्रेलिया में बहुत प्रभाव डाला था। टाइफून हम्बर्टो 241 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ में था, जहां पर बरमूडा में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव नजर आया। लेकिन अगर बात की जाए अब मेलिसा की तो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार अब तक में सबसे ज्यादा घातक नजर आता है। वहीं तूफान रागासा साल का सबसे खतरनाक तूफान माना गया था। इस दौरान 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं थी। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। अमेरिकी वायुसेना रिजर्व के 403वें विंग के हरिकेन हंटर्स ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें तूफान मेलिसा का बिल्कुल बीच का हिस्सा दिख रहा है। ये वीडियो उस समय शूट किया गया था जब तूफान रविवार को जमाइका की तरफ बढ़ रहा था। कैरिबियन में तबाही मचाने के बाद अब तूफान मेलिसा अपने चरम पर है। मौसम विभाग ने इसे कैटेगरी 5 हैरिकेन घोषित किया, यानी तूफानों की सबसे खतरनाक श्रेणी। अब टाइफून, हैरिकेन और टॉर्नेडो में क्या अंतर होता है ये भी आइए मैं आपको समझाती हूँ। दरअसल स्टॉर्म या तूफान वातावरण में एक तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, ये कहा जाता है। और टाइफून, हैरिकेन और टॉर्नेडो अब जो तेज हवाओं के जरिए एक तरह से सामने आता है, उसे अपनी जद में ये लेता हुआ चला जाता है। अब इसे आप इस रूप में समझिए कि उसके साथ में बारिश होती है, बर्फ तक गिरती है या फिर कई जगहों पर ओले भी पड़ते हैं। जब ये धरती पर होते हैं तो ये एक तरह से ये आम तूफान कहलाते हैं, जब ये खासतौर से ज़मीनी इलाकों में हो। लेकिन जब ये समुद्र से उठते हैं तो ये इस स्टॉर्म को हैरिकेन कहा जाता है, जो समुद्री इलाकों से टकराते हैं, समुद्र के बीच में उठते हो। हैरिकेन आम स्टॉर्म से बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। इसकी गति, इसकी ये पूरा वेग बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। और ये तीनों एक ही प्रकार के समुद्री तूफान एक तरह से माने जाते हैं। टॉर्नेडो का भी एक तरह से यही हाल होता है, बस नाम इनके अलग अलग जगहों पर बदल दिए जाते हैं और उनके नाम भी अलग अलग रूप में रखे जाते हैं। अब देखिए, अगर अमेरिका में हैरिकेन जो है उसे ये कहा जाता है, वहीं एशिया में इसे टाइफून का नाम दे दिया जाता है। लेकिन भारतीय महासागर और ऑस्ट्रेलिया के पास में इन्हें साइक्लोन कहा जाता है। तो हम कई जगहों पर हैरिकेन देखते हैं, कई जगहों पर इन्हें टाइफून देखते हैं, कई जगहों पर साइक्लोन कहा जाता है। जैसे उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन आइलैंड में बनने वाले साइक्लोन को हैरिकेन, फिलीपींस, जापान और चीन में आने वाले साइक्लोन को टाइफून और ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर यानी कि भारत के जो आसपास के इलाके हैं उन इलाकों को तूफान को साइक्लोन कहा जाता है। और यही वजह है कि अभी जो तस्वीर नजर आती है मेलिसा की, वो और भी ज़्यादा आने वाले वक्त में घातक हो सकती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। वर्ल्ड नाउ में अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल आपको बता देते हैं। आज का सवाल है, ब्राजील की मुद्रा क्या है? आपके सामने दो ऑप्शन है, एक है रियाल, दूसरा है पेरिस। इन दोनों में से क्या है सही जवाब? अगर आप जानते हैं तो हमें टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपने जवाब भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को शानदार इनाम मिलेगा।
और अब बारी है कल पूछे गए सवाल का जवाब देने वाले विजेता का नाम जानने की। कल पूछे गए सवाल के विजेता हैं सरोज रंजन दास, जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर के रहने वाले हैं। सरोज रंजन दास जी, आपको इंडिया डेली टीम की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। और वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।